नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम पढ़ेंगे इस राजस्थान का दक्षिणी जिले के बारे में और उसका नाम है डूंगरपुर जिला। तो आज हम इस डूंगरपुर जिले की क्लास में इसे वागड़ का प्रयागराज किसे कहा जाता है, जो वेणेश्वर धाम के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जिला संत माऊ जी की भविष्यवाणियों से जुड़ा हुआ है और साथ साथ में ये जिला में पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और वो कौन सा तीर्थ स्थल है जो 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है। और इससे संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस जिले से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपके तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी नोटबुक लेकर के इस क्लास को अटेंड कीजिए, आप पूर्ण देखिए। और आप चैनल पर नए आए हैं तो आपको जो कार्य करना है वो है सब्सक्राइब्स का, लाइक का और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, जो आसानी से ये क्लास अटेंड कर सकें। तो आज हम इसी डूंगरपुर जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे संबंधित अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा के, चाहे आप रेट की तैयारी करें, सीटी की, पटवार कांस्टेबल, वीडियो की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीटी या फिर सीएटी का एग्ज़ाम या फिर लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, इस क्लास के बारे में हम विस्तार से आपको एक एक बिंदु के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम डूंगरपुर जिले के बारे में परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम डूंगरपुर जिले के परिचय के बारे में अगर देखें, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखें, तो इसके उपनाम है वो है पहाड़ों की नगरी। और डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी और वागड़ प्रदेश के प्रमुख हिस्से के रूप में जाना जाता है। और पहाड़ों की नगरी होने के वजह से इसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस जिले को पहाड़ों की रानी के नाम से पुकारा जाता है, तो वह है डूंगरपुर जिले को। वागड़ प्रदेश किससे कहा जाता है, तो वो डूंगरपुर जिले को कहा जाता है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। इसके प्रसिद्धि के कारण भी अगर देखें तो ये जिला अपनी प्राचीन भील संस्कृति और वेणेश्वर धाम और नक्काशीदार भव्य महलों, जिसमें जूना महल के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। यानी अपने प्राचीन भील जो संस्कृति और भील जनजाति इस डूंगरपुर जिले में, ये राजस्थान आप मैप देख रहे हैं और इसमें आप यहाँ पर आओगे तो ये जो आप पढ़ोगे यहाँ पर है डूंगरपुर जिला। और डूंगरपुर जिले की यहाँ पर भील संस्कृति है और यहाँ पर वेणेश्वर धाम, जिसे राजस्थान का प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर एक महल मिलता है जिसका नाम है जूना महल, जो अपनी नक्काशीदार भव्य महलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उजान पहचान है इसकी। इसके साथ साथ में अगर डूंगरपुर के कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ये जो डूंगरपुर है उसके दक्षिणी छोर से होकर के गुजरती है इस तरह से। तो डूंगरपुर जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और जो चिखली गांव के पास छूते हुए गुजरती है। यानी डूंगरपुर में एक गांव है जिसका नाम है चिखली गांव, और चिखली गांव डूंगरपुर से होकर के ये कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, जहां पर सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत गिरती है। तो ये कहाँ है, ये है डूंगरपुर जिले में। इसके साथ साथ में अगर वार्षिक लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों के पीछे 994 महिलाएं, वो डूंगरपुर जिले में ही पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो डूंगरपुर जिले में पाया जाता है। और ये पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला भी माना जाता है। क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला किसे माना जाता है राजस्थान का, तो वो आएगा डूंगरपुर जिला। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो किस जिले में है, डूंगरपुर जिले में। तो ये सर्वाधिक रोचक तथ्य है आपके लिए। इसके बाद में इसकी स्थापना और इतिहास की अगर देखें तो यानी इसकी स्थापना कब हुई, इसका क्या इतिहास रहा है, तो स्थापना और संस्थापक की अगर बात करें
तो इसकी स्थापना है वो 13वीं शताब्दी में, यानी 13वीं शताब्दी यानी 1282 ईस्वी में रावल वीर सिंह ने की थी। तो यानी इस डूंगरपुर क्षेत्र की जो स्थापना थी वो 13वीं शताब्दी यानी 1282 ईस्वी में रावल वीर सिंह के द्वारा की गई थी। और यह पहले मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। यानी कौन से रियासत का, ये भी पूछ सकते हैं कि एकीकरण से पहले किस रियासत का हिस्सा माना गया है, तो वो डूंगरपुर है वो मेवाड़ रियासत का हिस्सा माना जाता है। तो याद रखना संस्थापक कौन थे, रावल वीर सिंह थे। कब, 1282 में 13वीं शताब्दी में की गई थी। किस रियासत का हिस्सा थे, मेवाड़ रियासत का हिस्सा माना जाता है। इसके बाद में नामकरण और इसके इतिहास की अगर बात करें तो रावल वीर सिंह ने यहाँ के शक्तिशाली भील सरदार था जिसका नाम था डुंगरिया भील, और डुंगरिया भील को हरा करके इस क्षेत्र पर अधिकार किया था और इसका नाम पड़ गया था डूंगरपुर। यानी डुंगरिया भील के नाम के आधार पर ही इस रावल वीर सिंह ने इस क्षेत्र का नाम रख दिया डूंगरपुर। तो यानी किसके साथ में युद्ध हुआ था, रावल वीर सिंह ने युद्ध किया था डुंगरिया भील से। जो भीलों का सरदार था उसको हरा करके इस पर अधिकार कर लिया था, और अधिकार करने के बाद में इसका नाम है वो परिवर्तित कर इसका नाम रख दिया डूंगरपुर। अब हम पढ़ते हैं डूंगरपुर अगर प्रजामंडल की बात करें तो वर्ष 1944 ईस्वी में वागड़ के गांधी के नाम से पुकारा जाता है भोगीलाल पांड्या को। उन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। यानी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1944 में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, भोगीलाल पांड्या को। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। और इन्होंने स्वतंत्रता में अहम भूमिका भी निभाई थी। अलग अलग स्थानों पर जाकर के उन्होंने आंदोलन किए थे और सभी को इकट्ठा किया, किसान वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, सभी को इकट्ठा किया और आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए वागड़ के गांधी के नाम से अगर जाना जाए तो वह भोगीलाल पांड्या, जिन्होंने ही डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 में। अब अगर ऐतिहासिक महत्व की बात करें, रास्तापाल कांड क्या था। अगर रास्तापाल कांड के बारे में जानें तो 19 जून 1947 का जो समय था, और उस समय शिक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाली वीर बालिका कालीबाई और शिक्षक नाना भाई खाट व सेगा भाई का संबंध इसी जिले से ही है। यानी गुरु के प्रति शिष्य की क्या भावनाएं होनी चाहिए, अगर सीखना है तो वो कालीबाई से सीखिए। उन ब्रिटिश सैनिकों से बेखौफ होकर के अपने गुरु की जान बचाई। किस तरह से, अपने हाथ में एक हथियार हाशिया था और अपने गुरु को घसीटता हुआ देख करके उन्होंने किसी से बगैर पूछे इजाजत ली उस रस्सी को काट दिया था और उनसे अंग्रेजों से अपने गुरु को आज़ाद करवाया था, जिसका नाम था नाना भाई खाट व सेगा भाई। तो यानी कालीबाई जो एक शिष्य थी नाना भाई खाट और सेगा भाई की, तो इस शिक्षकों की इन्होंने जान बचाई थी, इसलिए इसे रास्तापाल कांड के नाम से जाना जाता है। वो समय था 19 जून 1947 का समय था। तो वो किससे संबंधित है, तो डूंगरपुर जिले से ही संबंधित है। यानी कालीबाई का भी, नाना भाई खाट जो शिक्षक थे और सेगा भाई था, उनका संबंध डूंगरपुर जिले से ही आता है। तो डूंगरपुर जिले से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। राजस्थान का एक अभिन्न अंग माना जाता है। भौगोलिक स्थिति की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर की बात करें तो ये 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 01 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 20 मिनट से 24 डिग्री 01 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो 72 डिग्री 22 मिनट से लेकर के 74 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार रहता है। और इनके कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इनका कुल क्षेत्रफल 3770 वर्ग किलोमीटर है। तो 3770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये राजस्थान का डूंगरपुर जिला फैला हुआ है और राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये मौजूद है।
अब अगर ये देखें कि किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो पहले जो उदयपुर संभाग में थे, उसके बाद में जो न्यू जिले बनाए गए थे और एक संभाग का दर्जा दिया गया था बांसवाड़ा को, तो उसके बाद में बांसवाड़ा संभाग में मिलाया गया था और भजनलाल सरकार ने उसको निरस्त कर दिया गया था और वापस ही उदयपुर संभाग में उसे मिला दिया गया था। तो अब वर्तमान में ये कौन से संभाग में है, तो उदयपुर संभाग में है। तो पहले बांसवाड़ा में था, जो न्यू जिले थे, जो 51 जिले थे राजस्थान के उस समय, 50 जिले थे उस समय। उसके बाद में 9 जिलों को निरस्त करने के बाद में 41 जिले हैं और अब वर्तमान में उदयपुर संभाग के अंतर्गत डूंगरपुर जिला आता है। प्रिय विद्यार्थियों, में आरजे के आधार पर राजस्थान के जिला दर्शन में और राजस्थान के हर जिले के बारे में आपका इतिहास हो, भूगोल हो या पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी यानी भूगोल, कोई भी चीज इस जिले से संबंधित हम नहीं छोड़ेंगे और इस जिले के बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा आप, और 2 बार रिवीजन कीजिएगा, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर देखें पड़ोसी जिले के बारे में, कौन से पड़ोसी जिले इनकी सीमा बनाते हैं, तो ये उत्तर में अगर बात करें तो उदयपुर और पूर्व में बांसवाड़ा जिला स्थित है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग में मेवल प्रदेश कहा जाता है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती जो भाग है उसे मेवल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यानी उत्तर में इसे सलूम्बर, पश्चिम में उदयपुर, पूर्व में दक्षिण पूर्व में बांसवाड़ा और दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें तो एक स्टेट से भी सीमा लगती है जिसका नाम है गुजरात। तो गुजरात से इसकी सीमा लगती है और अन्य जिलों से भी इसकी सीमा लगती है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो मध्यवर्ती भाग है उसको मेवल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या मेवात या मेवल प्रदेश के नाम से। पड़ोसी राज्य सीमा की अगर बात करें तो डूंगरपुर 3 तरफ से गुजरात राज्य से घिरा हुआ है। अगर इसकी पूर्वी सीमा की बात करें तो थोड़ी पूर्वी सीमा भी लगती है दक्षिणी, और थोड़ी पश्चिमी सीमा भी लगती है। तो यानी कुछ भाग, यानी उसका दक्षिणी पश्चिम भाग तो पूरा ही गुजरात से लगता है, परंतु उसका कुछ भाग पूर्वी और कुछ पश्चिमी भाग भी गुजरात की सीमा से लगता है, इसलिए इसे 3 ओर से घिरा हुआ माना जाता है। और इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात के दाहोद, महिसागर और अरावली हिस्सों की सीमा लगती है। तो यानी गुजरात के जो राज्य हैं, दाहोद है, महिसागर है और अरावली है, इन जिलों की सीमा भी लगती है। तो गुजरात की इन जिलों की सीमा डूंगरपुर जिले से लगती है। तो ये थी भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब अगर हम देखें तो नदियां और सिंचाई के बारे में कौन सी परियोजना है और कौन सी नदियां हैं जो डूंगरपुर में प्रवाहित होती हैं। तो अगर हम प्रमुख नदियों की बात करें तो वह है सोम और माही। और माही नदी मध्य प्रदेश से आकर के डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जब राजस्थान से प्रवेश करने के बांसवाड़ा में, उसके बाद में वापस दक्षिण की ओर जाती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। इधर डूंगरपुर है और यहाँ बांसवाड़ा है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों की प्राकृतिक सीमा के रूप में गुजरती है। और वहीं सोम नदी है, वो उदयपुर से निकल करके इसके उत्तरी भाग से होकर बहती है। सोम नदी है उदयपुर से होकर के इस तरह से आती है और यहाँ पर मिल जाती है माही नदी में। तो यानी सोम नदी, माही और जाखम नदी त्रिवेणी संगम भी यहाँ पर मौजूद है। तो मुख्य रूप से माही और सोम यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। त्रिवेणी संगम की बात करें तो त्रिवेणी संगम भी बनाती है नवाटापरा यानी वेणेश्वर में सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ पर एक प्रमुख तीर्थस्थल है दक्षिण का प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वेणेश्वर तीर्थस्थल के नाम से। जो आदिवासियों का कुंभ के नाम से अगर चर्चा करें तो वो आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर तीर्थस्थल को ही कहा जाता है। तो कौन कौन सी नदियों के हैं? माही, सोम और जाखम नदियों की संगम पर बनाया गया है। उसके बाद में गेप सागर झील की अगर बात करें तो गेप सागर झील है वो डूंगरपुर जिले में है
और डूंगरपुर की सबसे प्रसिद्ध झील जिसका निर्माण है वो रावल गोपीनाथ ने करवाया था। तो यह नहीं आपको पूछ ले गेप सागर झील कहाँ है, डूंगरपुर जिले में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो रावल गोपीनाथ ने करवाया था। और इसके किनारे श्रीनाथ जी का मंदिर और बादल महल भी स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सी झील के किनारे है, गेप सागर, और बादल महल कहाँ है, गेप सागर डूंगरपुर जिले में है। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद में प्रमुख सिंचाई अगर परियोजनाएं की बात करें तो जिले में सिंचाई के लिए सोम, कमला और अंबा परियोजना जो सोम नदी पर है, और भिखाभाई सागवाड़ा नहर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की नहर है और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती है डूंगरपुर जिले की। तो सोम, कमला, अंबा परियोजना कहाँ है, डूंगरपुर जिले में है। कौन सी नदी पर, सोम नदी पर। और भिखाभाई सागवाड़ा नहर भी कहाँ है, वो है डूंगरपुर जिले में। तो ये दोनों चीज़ ये भी याद रखनी है, प्रमुख सिंचाई परियोजना है और डूंगरपुर को पेयजल और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। इसके बाद में अगर बात करें तो वो है 5 नंबर पॉइंट कृषि और फसलों के बारे में, यानी यहाँ पर कौन कौन सी कृषि की जाती है और कृषि के साथ साथ में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। अगर प्रमुख फसलों की अगर चर्चा करें तो प्रमुख फसलों में यहाँ पर मक्का है, चावल है और गेहूँ, यानी मक्का, चावल और गेहूँ जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और ये पहाड़ी ढालों पर मक्के की खेती बहुतायत में की जाती है, जो यानी पहाड़ी क्षेत्र हैं और पहाड़ी क्षेत्र का जो ढलवा भाग है उन भागों पर मक्का कृषि की जाती है। और मक्का की कृषि है वो यहाँ की प्रमुख कृषि है, और ये राजस्थान की अगर मक्का की कृषि सर्वाधिक अगर बात करें तो वो डूंगरपुर जिले में ही करते हैं। तो मक्का, चावल और गेहूं की कृषि करते हैं। यहाँ पर महुआ के वृक्ष का अगर महत्व की बात करें तो जिले में महुआ के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं और स्थानीय आदिवासी समुदाय महियों के फूलों से पारंपरिक पेय पदार्थ बनाते हैं। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है महुआ के वृक्ष, और ये आदिवासी जो भील समुदाय के जो लोग हैं वो इन महुआ के जो फूल होते हैं उन फूलों से पारंपरिक यानी प्राचीन समय से जो चली आ रही है परंपरा है वो पेय पदार्थ के रूप में यहाँ पर किया जाता है। और पेय पदार्थ बनाया जाता है जो मेहमान के रूप में भेंट स्वरूप उनको दी जाती है। तो ये पेय पदार्थ किन वृक्षों से बनाई जाती है, तो वो है महुआ के वृक्षों से और उनके पुष्पों से बनाई जाती है, फूलों से। इसके बाद में वालरा कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि भी की जाती है, यानी यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में भील व डामोर जनजाति सबसे ज़्यादा रहती है। और भील और डामोर जो जनजाति के लोग हैं वो इन वनों को जला करके स्थानांतरित कृषि को वालरा या माता कहा जाता है। यानी स्थानांतरित कृषि कौन सी होती है, इसे कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यानी स्थान बदल करके कृषि की जाती है, यानी 2-3 साल एक ही स्थान पर कृषि करते हैं, उसके साथ में उसका स्थान बदल करके तीसरे स्थान पर कृषि करते हैं, उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। वहाँ पर जो वन क्षेत्र या भाग होते हैं या फिर झाड़ी वाला या घास फूस होते हैं उनको जला दिया जाता है, इसलिए इसे कर्तन दहन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को वालरा या माता के नाम से जाना जाता है, यानी ची माता के नाम से, माता या ची माता। यानी पर्वतीय क्षेत्रों पर कृषि करते हैं तो उसे ची माता के नाम से, और मैदानी क्षेत्रों पर करते हैं तो उसे दजिया के नाम से। अगर इसकी सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से प्राकृतिक वर्षा, तालाबों और झीलों, माही बजाज सागर जल और नहरों में अगर बात करें भिखाबाई नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। यानी प्रमुख रूप से यहाँ पर प्राकृतिक वर्षा यानी मानसूनी जो वर्षा होती है उनसे कृषि की जाती है। उसके साथ साथ में तालाबें हैं या झीलें हैं उनसे, या फिर माही बजाज सागर परियोजना है, या नहरों की अगर बात करें तो भिखाबाई नहर है, उनसे सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। और यहाँ पर सिंचाई के द्वारा मक्का, गेहूँ और चावल की कृषि सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये थी डूंगरपुर जिले की कृषि और फसलों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं
पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान। अगर पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान की बात करें तो यहाँ पर जूना महल यानी जिसे पुराना महल के नाम से भी जाना जाता है, वो डूंगरपुर जिले में है, जो 13वीं सदी में सफ़ेद परेवा पत्थर से निर्मित है और ये 7 मंजिला एक विशाल किले जैसा दिखता है और ये कांच और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यानी 13वीं शताब्दी में जो निर्मित करवाया गया था, जो सफ़ेद पत्थरों से निर्मित है और जो 7 मंजिला बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं इस तरह से, ये 7 मंजिला है और ये एक कांच और भित्ति चित्रों के लिए भी जाना जाता है। तो जूना महल कहाँ है? तो वह है डूंगरपुर जिले में। निर्माण कब करवाया? 13वीं शताब्दी में। कितनी मंजिल है इसमें? तो है वो 7 मंजिला है। इसके साथ साथ में एक थम्बिया महल भी है और थम्बिया महल कहाँ है? वह है डूंगरपुर में और गेप सागर झील के किनारे स्थित है। तो कौन सी झील के किनारे? गेप सागर झील के किनारे ये आपको एक थम्बिया महल मिलेगा और इस अद्भुत महल का निर्माण है वो महारावल शिव सिंह ने करवाया था। तो एक थम्बिया महल का निर्माण किसने करवाया था? महारावल शिव सिंह ने करवाया था। कौन सी झील के किनारे? गेप सागर झील के किनारे। और ये अपनी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करता है। यहाँ पर अलग अलग वास्तुकला भी आपको मिलेगी। नौलखा बावड़ी की अगर बात करें तो नौलखा बावड़ी है वो डूंगरपुर जिले में है और महारावल आस्करण की पत्नी महारानी प्रेमल देवी, आस्करण की पत्नी थी प्रेमल देवी, द्वारा इस सुंदर बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? वो थी महारावल आस्करण की पत्नी और उसका नाम था महारानी प्रेमल देवी और प्रेमल देवी का ने इसका निर्माण करवाया था, जिसे बोलते हैं नौलखा बावड़ी के नाम से। इसके साथ साथ में उदय विलास पैलेस की अगर बात करें तो वो भी डूंगरपुर जिले में है और महारावल उदय सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया था और इस शाही निवास में राजपूत वास्तुकला झलकती है, जो अब एक भव्य हेरिटेज होटल के रूप में बनाया हुआ है। यानी उदय विलास पैलेस का जो निर्माण करवाया था तो महारावल उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था और ये राजपूत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो भी चित्रकला वास्तुकला अगर मिलेगी तो राजपूत संस्कृति से ही जुड़ी हुई मिलेगी, जो अब एक भव्य हेरिटेज होटल के रूप में बनाया गया है। तो आप कभी डूंगरपुर में जाओ तो उदय विलास पैलेस में आप जरूर रुकना, वहाँ का भव्य दिव्य महत्वपूर्ण है, देखने में बहुत सुंदर है। तो ये थे पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान डूंगरपुर जिले के। मंदिर और धार्मिक स्थल की अगर बात करें तो यहाँ पर डूंगरपुर जिले में मंदिर और धार्मिक स्थल भी पाए जाते हैं, जिसमें वेणेश्वर शिवालय। अगर वेणेश्वर शिवालय की बात करें तो ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसकी खंडित यानी ये 5 जगहों से टूटा हुआ है के रूप में पूजा की जाती है। यानी पूरे भारत में अगर खंडित शिवलिंग की अगर पूजा की बात करें तो वो डूंगरपुर जिले में ही होती है, जो वेणेश्वर शिवालय के रूप में जाना जाता है। और कितने जगह से खंडित है? तो वो है 5 जगहों से शिवलिंग खंडित है। तो याद रखना ये चीज, यानी खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है? तो वो है डूंगरपुर जिले में। क्या नाम है? वेणेश्वर शिवालय। देव सोमनाथ मंदिर। अगर देव सोमनाथ मंदिर के बारे में अगर देखें तो सोम नदी के तट पर 12वीं सदी का शिव मंदिर है। यानी ये कब बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। कौन सी नदी के तट पर? वह सोम नदी के तट पर। और इसकी विशेषता यह है कि इसे बिना चूने और सीमेंट के सफ़ेद पत्थरों को जोड़ करके बनाया गया है। तो ये अपने आप में बहुत रोचक तथ्य है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो बिना सीमेंट और चूने के बनाया गया है? तो वो है देव सोमनाथ मंदिर। और वो कौन से पत्थरों से? सफ़ेद पत्थरों को जोड़ करके आपस में
बनाया गया है, जो अपने आप में एक अनूठा परिचय देता है। तो देव सोमनाथ मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर में है। निर्माण कब हुआ? 12वीं सदी में शिव मंदिर। इसके बाद में अगर देखें संत मावजी का मंदिर यानी साबला, और संत मावजी का जो मेला है, मंदिर है, वो विष्णु के कल्कि अवतार माने जाने वाले संत मावजी, जो संत मावजी महाराज थे, उनसे जुड़ा हुआ है, जो अनेक उन्होंने भविष्यवाणियां भी की थी, जो सटीक भविष्यवाणियां के रूप में जाना जाता है। और ये मंदिर संबाला में है, साबला में है, डूंगरपुर के साबला क्षेत्र में। और इनके उपदेश है चोपड़ा कहलाते हैं। जो संत मावजी ने जो उपदेश दिए थे, वो उपदेश क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। कहाँ है संत मावजी का मंदिर? साबला, डूंगरपुर जिले में बनाया गया है। किसके अवतार? विष्णु के कल्कि अवतार के रूप में जाना जाता है। किससे संबंधित है? संत मावजी महाराज से संबंधित है। इसके साथ साथ में गलियाकोट की दरगाह के रूप में अगर देखें तो सागवाड़ा के पास माही नदी के किनारे बोहरा संप्रदाय, कौन से संप्रदाय? बोहरा संप्रदाय के मुख्य तीर्थ स्थल सैयद फखरुद्दीन की मंजार स्थित है। तो सैयद फखरुद्दीन की मंजार की अगर बात करें कहाँ है, तो वो है डूंगरपुर जिले में, सागवाड़ा के पास में। और यहाँ पर भव्य उर्स यानी मेला भी भरता है। तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, जो सैयद फखरुद्दीन की मंजार हैं, और इस मंजार में जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये बोहरा संप्रदाय से प्रमुख तीर्थ स्थल से जुड़ा हुआ है, जो मुख्य रूप से जाना जाता है, जो डूंगरपुर जिले में मौजूद है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मंदिर और धार्मिक स्थल थे। अब हम पढ़ते हैं मेले और संस्कृति के बारे में, यानी डूंगरपुर जिले के कौन कौन से मेले लगते हैं और किस तरह की यहाँ की संस्कृति है। तो वेणेश्वर मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो वो डूंगरपुर जिले में है, जो माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, यानी माघ का महीना होता है सर्दियों में, और जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भरा जाता है। और इसे वेणेश्वर धाम, ये विशाल मेला है, और इसे वागड़ का कुंभ कहा जाता है, और आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। वागड़ का कुंभ और आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? वेणेश्वर तीर्थस्थल को कहते हैं। और ये कहाँ है? तो वो डूंगरपुर में है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर है। मेला कब भरता है? तो माघ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भरा जाता है। इसके साथ साथ में नीला पानी का मेला, और नीला पानी का मेला है वो देव दिवाली पर सापन नदी के किनारे, कौन सी नदी? सापन नदी के किनारे भरने वाला वागड़ प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध आदिवासी मेला है, जिसे लीलाणी मेला भी कहा जाता है। तो यानी सापन मेला को लीलाणी मेला भी कहा जाता है, जो देव दिवाली पर सापन नदी के किनारे भरा जाता है, जिसे वागड़ का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मेला है ये, और इसको लीलाणी मेला के रूप में पहचान है इसकी। इसके साथ साथ में स्थानीय संस्कृति और वागड़ी बोली की अगर बात करें तो यहाँ वागड़ी बोली जाती है। तो यहाँ वागड़ी बोली है वो बोली जाती है, और जिस पर गुजराती का प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि गुजरात राज्य से सटा हुआ है, सीमा बनाता है, इसलिए गुजराती जो भाषा है वो भी यहाँ पर बोली जाती है, और वागड़ी बोली भी बोली जाती है। और यहाँ पर जो प्रमुख नृत्य है वो है गरबा नृत्य और गेर नृत्य। तो गरबा और गेर दोनों नृत्य यहाँ पर किया जाता है, जो राजस्थान में बहुत लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। तो गरबा और गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वह है डूंगरपुर जिले का। रमकड़ा उद्योग यानी गलियाकोट, रमकड़ा उद्योग किस लिए है? जिसे गलियाकोट, और गलियाकोट में सोप स्टोन यानी घिया पत्थर और घिया पत्थर को त्रास कर बनाए जाने वाले खिलौनों और मूर्तियों के हस्तशिल्प रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी रमकड़ा उद्योग है वो
सोप स्टोन यानी जो घिया पत्थर होता है उसको तराशा जाता है, उससे अलग अलग प्रकार की मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं। और इन हस्तशिल्प यानी अपने हाथ से जो कलाकारी करके जो बनाए जाते हैं उनको रमकड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये मेले और यहाँ की संस्कृति थी डूंगरपुर जिले की। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं आपके लिए लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 5 बहुविकल्प क्वेश्चन के लिए आपके सामने हैं, जो हर क्लास में मैं आपको देता हूं। पहला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर मेला किस तिथि को बढ़ता है? तो वो है माघ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, जो सोम, माही और जाखम की त्रिवेणी संगम पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो नए संभाग बनाए गए थे उस संभाग पैटर्न के अनुसार डूंगरपुर किस संभाग में आता था? तो वो है बांसवाड़ा संभाग में, जो अवर्तमान में है वो उदयपुर संभाग में वापस कर दिया है। तो पहले बांसवाड़ा में और अब वापस है वो उदयपुर संभाग में आता है। 3 नंबर है, राजस्थान का वह एकमात्र मंदिर जहाँ खंडित शिवालिंग की पूजा की जाती है। तो वह वेणेश्वर धाम का शिवालय यानी शिव मंदिर, और वहां पर खंडित शिवालिंग की पूजा की जाती है जो 5 जगहों से खंडित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिना सीमेंट व चूने पत्थरों को जोड़कर बना डूंगरपुर का प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो वो है देव सोमनाथ का मंदिर, सोम नदी के किनारे। तो देव सोमनाथ का मंदिर है जो सफेद पत्थरों से जोड़ करके बनाया गया है, जहां पर न तो चूने का प्रयोग है न सीमेंट का प्रयोग हुआ है, देव सोमनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो नौलखा बावड़ी का निर्माण महारानी प्रेमल देवी ने करवाया था। तो याद रखना, महारानी प्रेमल देवी के द्वारा नौलखा बावड़ी का निर्माण है वो करवाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आज की क्लास डूंगरपुर जिले की राजस्थान जिला दर्शन में। और आपको क्लास अच्छी लगी है, आपके समझ में आया है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और आपका प्यार और प्रेम इसी तरह से बना रहे। मैं रोजाना आपके लिए 7:30 बजे शाम के समय ये क्लास लेकर के आता हूँ, तो आप निश्चित रूप से इस क्लास को देखिएगा और अपना ज्ञान है वो साझा कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आगे बताइए मैं किस जिले के बारे में आपके लिए टॉपिक लेके आऊँ। इन सभी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।